हुआ नहीं अभी तक। लाइव है। आप सभी को हिंदी राइटर्स गिल्ड के इस फेसबुक मंच पर बहुत बहुत नमस्कार, सादर प्रणाम। अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। आज सुबह कुछ तकनीकी कारण ऐसे हो गए कि जिसके कारण आज हमारा कार्यक्रम कुछ मिनट बाद शुरू हो पा रहा है, और इस सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरा नाम शैलजा सक्सेना है और आज हम आपके साथ आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं अपने 5 कवि, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे और उनकी रचनाएं भी सुनेंगे। मित्रों, कोरोना के समय में एक बहुत बड़ा जो हमारे सबके सामने एक अच्छा काम हुआ है वो ये कि हम सब आपस में जुड़ सके हैं। मृत्यु की छाया में जीवन के इस प्रकार से जुड़ जाने की एक अनोखी कहानी है जिसे हम सब जी रहे हैं। कुछ सालों के बाद जब हम पलटकर इस समय को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कैसे हमारी जिजीविषा ने मृत्यु की, दुख की, तकलीफ की, बीमारी की इस नकारात्मकता में कैसे हमने सकारात्मकता के पौधे बोए और कैसे हमने उनके फूलों की खुशबू को महसूस करते हुए अपने संघर्षों और दुखों के बीच एक दूसरे की हथेलियों को थाम लिया। तो आज इसी इसी मंच पर हम हथेलियां थामेंगे, भारत से, सिंगापुर से, अमेरिका से और कनाडा से। कनाडा से ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बीच हैं कनाडा के 2 प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हैं ये दोनों कवि, भले ही नए हैं लेकिन बहुत समय से लिख रहे हैं, पूनम चंद्रा मनु और संदीप कुमार। अमेरिका से हैं हमारे बीच रजनी भार्गव जी, जो कि बहुत समय से लिख रही हैं, और सिंगापुर से हैं राजेंद्र सूरज जी, वे भी बहुत समय से लिख रहे हैं, लेकिन हमें इन सब लोगों के बारे में धीरे धीरे करके पता चला है। और भारत से हैं हमारे बीच प्रसिद्ध कवयित्री, उनको आप सभी जानते हैं, रश्मि भारद्वाज जी। आप सबका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं एक एक कवि को कविता के लिए बुलाऊंगी और उनका थोड़ा सा परिचय दूंगी आप लोगों को, और फिर हम उनकी रचनाएं सुनेंगे। रचनाएं सुनने के बाद हम लोग कुछ बातचीत करेंगे आपस में, और फिर उस तरीके से हम कविताओं के दूसरे दौर की तरफ चलेंगे। आप इस बीच टिप्पणी लिख करके, और अपने कोई कमेंट हो आपका तो या कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं लेने की चेष्टा करूंगी। तो मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस तकनीक के कारण हम इन देशों से अपने अपने कमरों में बैठे हुए जुड़ सके हैं। आप मेरी किताबें देख सकते हैं, मैं रश्मि जी के घर की तितलियां देख सकती हूँ, और हम इस तरीके से एक नया परिवेश रच रहे हैं, एक नया इकोसिस्टम हमारा ये चल रहा है जहाँ तकनीक हमारी सहायता कर रही है। प्रवासी कविता पर हम लोगों ने पिछले 3 सत्रों में 3 बार के कार्यक्रमों में बातचीत करी और उसके बारे में जाना। मनुष्य की संवेदनाएं किसी भी धरती की हो वो एक सी ही होती हैं। परिवेश को जब हम लिखते हैं तो वहां भिन्नता आती है, लेकिन हमारे भीतर की आदिम गंधें वही रहती हैं, आदिम हिंसाएं भी हर जगह वही रहती हैं, और सनातन प्रतिकार भी उसका वही रहता है। इन बातों से प्रारंभ करते हुए मैं चल रही हूँ, सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ सिंगापुर से हमारे कवि राजेंद्र सूरज जी को। राजेंद्र जी वित्तीय निदेशक हैं, सीएफओ हैं बेयर कंपनी में। इन्होंने भारतीय वायुसेना में कई सालों तक सेवा करी, कॉरपोरेट पदों पे रहे हैं, और बहुत समय से साहित्य से उनका लगाव रहा है। वो भारत में रायबरेली से हैं, और उन्होंने जर्मनी में, सिंगापुर में और भारत में अनेक पदों पर काम किया है। साहित्य से गहरा लगाव है।
नवगीत, नज़में, गीत, अतुकांत अनेक विधाओं में उन्होंने लिखा है और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मंच पर आए और अपनी 2 रचनाएं सुनाएं, फिर हम आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी अपने अपने मित्र कवियों से कि ये एक तरीके की आत्मीय बातचीत है। अगर आप कुछ टिप्पणी बीच में करना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। समझे कि हम लोग एक ही मंच पर बैठे हुए हैं, चाहे भले ही दूर दूर हैं। राजेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत आभार शैलजा जी। मैं बहुत खुश हूँ आपसे, आपके इस मंच से जुड़कर मुझे बहुत आत्मीयता लग रही है। मुझे ये नहीं लग रहा है जरा भी कि मैं कहीं बाहर किसी मंच पे हूँ, तो वो आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी कवियों के साथ भी जुड़कर अच्छा लग रहा है। इसमें कई नए चेहरे जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। रजनी जी का नाम सुना था, तो मैं कुछ एक छोटी सी एक छोटी सी रचना से शुरू करता हूँ और बाद में फिर जो एक आध रचना और सुनाता हूँ। जी जी, एक छोटा सा मुक्तक है। जाने वो क्या क्या बन गया होता, जाने वो क्या क्या बन गया होता, गर वो इंसान बन गया होता। क्या बात। फरिश्ते ओस दुआ चांदनी हंसी खुशबू, फरिश्ते ओस हंसी चांदनी दुआ खुशबू, उसके संग जाने और किसका मन गया होता। वाह वाह। जाने वो क्या क्या बन गया होता। और एक जो छोटी सी पंक्तियां और हैं। इश्क किया था उसने मुझसे धीरे धीरे, इश्क किया था उसने मुझसे धीरे धीरे, इश्क किया था मैंने उससे धीरे धीरे, पर उसको तूफानों जैसा बहना था। मैंने तो बस जी भर के उसे सुनना चाहा, उसको तो बस जी भर भर के कहना था। वाह वाह। और मेरे हर एक पल पर उसका कब्जा था। क्या बात मेरे है, हर एक वाह। पल पर उसका कब्जा था, लेकिन उसको भावनों जैसा रहना था। फिर से कहिएगा अंतिम पंक्ति। मेरे हर एक पल पर उसका कब्जा था, लेकिन उसको भंवरों जैसा रहना था। भंवरों जैसा, भंवरों जैसा। सुंदर सुंदर। और मुझे ठहर कर जी भर तितली तकनी थी, मुझे ठहर कर जी भर तितली तकनी थी। उसे बाज की तरह नभ में उड़ना था। इसकी मैंने उससे धीरे धीरे, पर उसको तूफानों जैसा बहना था। एक रचना जो आपने मुझे कही थी, मैं वो सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको। चाय जी वाली। जी जी। तो इसका संस्मरण ऐसा था कि जब मैं एयरफोर्स में था तो मैं आसाम में मैंने 2.5 साल के आसपास सेवा की, और वहां पर चाय के बागानों के आसपास रहता था मैं। मेरा जो एयरफोर्स स्टेशन था, तो वहां पर मैं महिलाओं की स्थिति देखता था। उससे एक कविता निकली है, वो आप तक पहुंचाता हूँ। शुरू करता हूँ। चाय तो पीते होगे ना, चाय तो पीते होगे ना, पर तुम तो लिप्टन, ताजा, टाटा और ताज पीते होगे। चाय पे चर्चा भी करते होगे, चाय पे चर्चा भी करते होगे ना, पर तुम तो बड़े शहरों वाली, देश परदेश वाली चर्चाएं करते होगे ना। दार्जिलिंग और आसाम के चाय के बागानों में क्या होता है, उससे तुम्हें क्या लेना देना। वहां मेरी तरह कई मशीनी औरतें दिख जाएंगी तुम्हें, बिल्कुल पाषाण हृदय। ये औरतें अपने दुर्मुहे बच्चों को सहेजना छोड़कर चाय की पत्तियां सहेजती हैं। बहुत अच्छा। ये बच्चे अपने दुर्मुहे बच्चों को सहेजना छोड़कर चाय की पत्तियां सहेजती हैं। ये औरतें अपने हाथों पर मेहंदी रचाने की जगह चाय की पत्ती पत्ती पर अपनी कहानी रचती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। ये औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाने के बजाय बारिश में ठिठुरती हुई चाय की झाड़ियों को राग मल्हार सुनाती हैं। ये औरतें सूर्य की उग्र ऊष्मा को आत्मसात करके उसे अपने सौंदर्य और स्त्रीत्व की अर्घ्य चढ़ाती हैं। क्या बात है, वाह। अच्छी पंक्ति। आभार।
ये मशीनी औरतें, इसका आखिरी बंद है, ये मशीनी औरतें, ये पूर्णतः पाषाण हृदय हैं। ये बूंद बूंद गल कर, तिनका तिनका जल कर, हमारी और तुम्हारी चाय की चुस्कियों के पुण्य में अपने संचित प्रारब्धों की बलि चढ़ाती हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ये औरतें सचमुच पाषाण हृदय हैं। बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपको वापस करता हूँ मंच। बहुत शैलजा जी। बहुत बहुत सुंदर राजेंद्र जी। आपकी पहली भी जो आपने मुक्तक सुनाए वो भी बहुत अच्छे थे। और मैं ये सोच रही थी कि खास तौर से रश्मि जी की उपस्थिति में मैं ये सोच रही थी कि स्त्रियां जिस तरीके से सोचती हैं कि उनके हर पल पर परिवार का, पति का, पुरुष का कब्जा होता है। एक पुरुष के मुंह से ये सुनना कि उसके मेरे हर एक पल पर उसका कब्जा था, या मैं तितलियों को तकना चाहता था और वो बाज बनकर नब्बे उड़ना चाहता था, अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये पुरुष के संदर्भ में ही होगा, लेकिन आपकी चाय वाली जो कविता में मशीनी औरत जिसके रूप जो दिखाया है, जो चाय के बागानों में पत्तियां चुन रही हैं, किस तरीके से अपना जीवन चला रही हैं, उसको आपने बहुत मार्मिकता से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत अच्छा लगा। कोई हमारे मित्र, जी जी जी, अंतिम पंक्तियों तक आते आते तो आपने बहुत ही कमाल किया, बहुत सुंदर। मैं आमंत्रित करूंगी अपनी अगली जो हमारी कवित्री हैं, रजनी भार्गव जी। मैं पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मंच पर आना स्वीकार किया। रजनी जी छुपी रुस्तम हैं। वो लिखती हैं, समझती हैं, सोचती हैं, पढ़ती हैं, और मुझे लगता है कई बार अपने पति, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक अनूप भार्गव जी को कुछ सलाहें भी देती होंगी, एक लेखिका के रूप में। पत्नी के रूप में तो सब देते ही हैं, लेकिन लेखिका के रूप में भी कुछ ना कुछ जरूर से उनकी कविताओं की, रचनाओं की श्रोता रही होंगी, पहली श्रोता रही होंगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मंच पर बहुत कम आती हैं। तो एक बहुत संदेह में भरकर जब मैंने पहली बार उनसे कहा कि, और वो मेरी प्रिय भाभी भी हैं, हम उनको कहते हैं सभी, अनूप भार्गव जी जगत भाई हैं, और उसी भूमिका में रजनी भाभी अपनी पूरी आत्मीयता से पूरे परिवार को, एक बड़े विश्व परिवार को समेटे हुए चलती हैं। और उनके कारण, जैसे हम कहते हैं ना, भाभीियों के कारण घर होता है। भाई तो भाई होता ही है, लेकिन भाभीियों के कारण घर होता है। तो रजनी जी की आत्मीयता में हम सबको एक घर मिलता है। और वो ऐसी आत्मीय, संवेदनशील और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली अनुभूति और अनेक संकलनों में संकलित रचनाकार, और साथ ही रजनीगंधा नाम से अपना ब्लॉग चलाने वाली रजनी भार्गव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो मिरांडा हाउस से उन्होंने स्नातक की शिक्षा ली, और बाद में यहाँ न्यूयॉर्क से आकर के उन्होंने हिंदी की पढ़ाई करके हिंदी के कार्यक्रमों में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ पे जो कार्यक्रम चलते थे हिंदी के, स्टार प्रोग्राम्स जो होते थे हिंदी के, उसमें उन्होंने पढ़ाया, और अब फिर वो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं। बहुत ही गहरी कविताएं लिखती हैं। मैं रजनी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और इस मंच से आज कविता पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा, इतना सुंदर परिचय देने के लिए। मैं मंच पर आने में हमेशा थोड़ा कतराती हूँ, थोड़ा हिचकिचाती हूँ, पर कविता अनूप के साथ वो होता है ना कि हम भी सनम तुम्हारे साथ मशहूर हो गए, तो मेरा हाल कुछ कुछ इस तरह से है। तो पर मैं आपको जो कविता लिखती हूँ तो उसको आज सुनाने जा रही हूँ। और पहली कविता का शीर्षक है ओरिगामी। जी, स्वागत। तो ओरिगामी जो है वो एक, आप सभी को मालूम है कि ओरिगामी किसको बोलते हैं हम। तो हमारे घर में एक खिड़की है, उस पर धूप आती जाती रहती है, तो उसी से जो कविता बनी है मैं आपको वो सुना रही हूँ। जी, स्वागत। धूप और पत्तों की ओरिगामी मेरी खिड़की पर बन रही थी। धूप और पत्तों की ओरिगामी मेरी खिड़की पर बन रही थी। सुबह के बदलते पैर मुड़ते खुलते खिड़की के एक कोने पर सीमित रह गए थे।
उस ओरिगामी में रह गई थी अब एक मैना, एक पत्ती, एक टुकड़ा धूप। वाह, धूप सर हाँ धूप सरकी, पत्ती टूटी, मैना उड़ गई और अब रह गया है सिर्फ कोरा कागज, दूसरे पहर के रंग में ढलने के लिए, नई ओरिगामी बनने के लिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो दूसरी कविता का शीर्षक है नाना जी की टोपी। और नाना जी की टोपी के बस संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगी कि नाना जी की टोपी असल में नाना जी को बहुत पसंद थी। तो जब भी उनकी टोपी, वो उससे जुदा नहीं होना चाहते थे। तो उसको हमेशा जब भी आते थे और थोड़ी सी कहीं से सिलाई उधड़ गई है, थोड़ी सी कहीं से फट गई है, तो मुझे कहते थे कि रजनी तू सी दे। तो मैं उसको सी देती थी और उसके बाद क्या होता है मैं इस कविता में पढ़कर आपको बताती हूँ। तो जी, नाना जी की टोपी। मैं नाना जी की टोपी चांद की किरण से सीधी थी, अंदर से टोपी उधड़ गई थी, उम्र में बड़ी हो गई थी, थकी हारी कुछ बेजान सी लगती थी। जब तागे निकल जाते थे तो झूमर से पीछे पर लहराते थे। क्या बात है। बड़े छोटे बेतरतीब से माथे पर नजर आते थे। टोपी देखो तो अब भी पुख्ता थी, ऐसे लगता था जैसे कोई मनौती हो। दुआ से असर करती वाह, थी, नाना जी को ठंड से बचाए रखती थी। क्या बात। सुना है चांद की किरण तिलस्मी होती है, अंबर की परी नाना जी की सहेली होती थी। टोपी जब ठीक हो क्या जाती, बात। ढेरों आशीषों की बरसात होती थी। नाना के वाह, पास चांद की किरण होती थी, मेरे पास आशीषों की बरसात। क्या बात। सुंदर वाह, सुंदर वाह, सुंदर वाह, सुंदर तो मैं बहुत। शैलजा को मंच देना चाहूंगी और शैलजा। वाह, बहुत ही सुंदर दोनों सुंदर बहुत सुंदर रचनाएं, बहुत सुंदर। किस तरीके से ओरिगामी के माध्यम से आपने बनते बिखरते चित्रों को लिया, बहुत ही सुंदर। और नाना जी की टोपी तो पूरे ममत्व से और उनके पूरे व्यक्तित्व से, दोनों से भीगी हुई एकदम हम सबके सामने आई। बहुत ही सुंदर। इस समय मैं देख पा रही हूँ कि हमारे साथ मंच से जुड़े हैं फेसबुक लाइव से अभिनव शुक्ल जी। लिख रहे हैं कि नाना जी की टोपी तो बहुत ही मर्म स्पर्शी कविता है, चांद की किरण तिलस्मी होती है, वाह वाह। नूतन पांडे जी हमारे साथ मॉरिशस से जुड़ी हैं, वहाँ के सचिवालय में, हिंदी सचिवालय में वो काम करती हैं, उच्च पद पर है। वो लिख रही हैं कि बहुत ही मनौती की तरह से सुंदर चित्र। सुमन कुमार घई जी हैं हमारे साथ, निर्मल जसवाल राणा हैं, कृष्णा वर्मा जी हैं, अनूप भार्गव जी ऑफ कोर्स हैं वो हमारे साथ। उनको होना ही चाहिए था अपने अनेक कार्यक्रमों के बीच से, आज उनका यहाँ होना बहुत अच्छा लगा। विजय विक्रांत जी लिख रहे हैं, रेखा सेठी लिख रही हैं, अमिशा अनेजा लिख रही हैं। सबको आपकी रचनाएं, और उससे पहले राजेंद्र सूरज जी की चाय की कविता पर मुझे बहुत से संदेश दिखाई दे रहे हैं जो कि लोगों को पसंद आई हैं। साथ ही आप लोगों को मित्रों बताना चाहती हूँ कि कानपुर हिंदी एकेडमी ने हमारे फेसबुक पेज की आज वॉच पार्टी करी है, तो यानी कि वो लोग भी वहां अपने मंच वाह से हमारी रचनाओं को देख पा रहे हैं। हमारे साथ जो और संस्थाएं जुड़ी रहती हैं, अक्षरम भारत से और वैश्विक हिंदी परिवार, साथ ही झिलमिल यूएसए से, सिंगापुर से कविताई और साहित्य कुंज, इन सभी पत्रिकाओं का मैं बीच में ही धन्यवाद देती हूँ और इन संस्थाओं का धन्यवाद देती हूँ मैं। अभीप्सा पुरी देश लिख रही हैं, सुनीता पाहुजा जी भी जुड़ गई हैं, वाह, वो भी उच्च पद पे काम करती हैं, नाना जी का प्यार। तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे समृद्ध मंच से जहां से हम इतनी सुंदर रचनाएं सुन रहे हैं और हमारे सुनने वाले हमारे इतने बढ़िया बैठे हुए हैं, उनके बीच में आवाज देती हूँ अब संदीप कुमार जी को, जो कि कनाडा में रहते हैं। 2012 से कनाडा में है संदीप, और उससे पहले ये एशिया के कुछ देशों में रहे, अफ्रीका में रहे, यूरोप में भी रहे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करते हैं, इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच और संस्कृत 3 भाषाओं को जानते हैं। साथ ही अनेक पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। नाटक में, अभिनय में उनका बहुत रुचि है, और उन्होंने हमारे साथ एक बड़ा 3 घंटे का नाटक किया जिसमें वो मुख्य भूमिका में थे, और उन्होंने 3 घंटे तक मित्रों
किसी को भी उठने नहीं दिया अपनी अपनी सशक्त भूमिका के द्वारा। साथ ही वो बहुत बड़ा काम करते हैं एकल के मंच पर। वो यहाँ कनाडा में मिसिसागा के एकल जो परिवार है उसके वो अध्यक्ष हैं, और वहां से बच्चों को जोड़ते हैं, ब्लॉग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, और अनेक कार्यक्रमों में उनके अनेक अपने ब्लॉग हैं, उस पे सब सक्रिय रहते हैं। और आज हमारी मदद भी हमेशा वो तकनीक के माध्यम से हमारे यहाँ पे काम हमारी मदद करते रहते हैं। उनको मैं आवाज देती हूँ आज अपनी कविताएं सुनाने के लिए। संदीप जी, आपका स्वागत है। है जी, आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छा। शैलजा जी, आपने काफी लंबा परिचय दिया, इतना तो मैं खुद भी अपने बारे में नहीं जानता था। लेकिन आपने जो फ्लायर भेजा था उसमें एक छोटी सी त्रुटि रह गई थी, उसको मैं सही करना चाहूंगा। जी जी। भाषा व भूमि हेतु उर्मे भावनाओं का संचय, मैं सुप्रसिद्ध लेखक विद्यार्थी, यह मेरा परिचय। वाह 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 वाह। वाह वाह। फिर मैं से कोई कहें लेखक नहीं हूँ, सुप्रसिद्ध लेखक ताकि नहीं हमें भाषा भूमि संस्कृति जब मिलती है और वहां संवेदना की जब धूप खिलने लगती है तो कविताएं अपने आप उमड़ आती हैं संदीप जी। तो इसलिए मेरे परिचय में कोई कमी नहीं थी, आपने उसी से शुरू किया। स्वागत है। नहीं, मेरे लिखने का जो सिलसिला रहा छोटा सा ही रहा है, लेकिन इसकी जो सही मायने में शुरुआत कहें तो यहाँ पर कनाडा आने के बाद में, हिंदी गिल्ड से परिचय होने के बाद में वहाँ पर शुरू हुई। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत लिखता था कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में, पर यहाँ पर आप लोगों के सानिध्य में आकर के मुझे बहुत चाव लगा और मैं उसके बाद में ज़्यादा इसके बारे में सक्रिय हुआ हूँ। तो बहुत धन्यवाद। तो एक कविता आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हम आई थिंक सभी काफ़ी लोग प्रवासी हैं हम में से यहाँ पर, तो एक प्रवासी होने के नाते हृदय में कुछ जो भावनाओं का गुबार उठता है, उसको व्यक्त करती हुई यह कविता है। शीर्षक है प्रवासी की भावना। जी। कहीं किन्हीं निगाहों को इंतजार सा है, कहीं किन्हीं निगाहों को इंतजार सा है, यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। बड़े दूर आ चले वतन से अपने हम, बड़े दूर आ चले वतन से अपने हम, दिल में पर वही पुराना संसार सा है। बहुत अच्छा। एक घर एक आंगन अब भी हमें बुलाते हैं, एक घर एक आंगन अब भी हमें बुलाते हैं, कुछ गलियां दो चौराहे याद तो आते हैं। न आम के पेड़ न वहां कोयल बैठी, न आम के पेड़ न वहां कोयल बैठी, वक्त भागता रहता हम खड़े रह जाते हैं। खुली हैं आंखें पर हर ओर गुबार सा है, खुली है यहाँ ये दिल भी कुछ बेकरार सा है। क्या बात है। रंग है तो पर कुछ फीके यहाँ होली के, दिए हैं पर कुछ कम रोशन दिवाली के। चिट्ठी में सिमट ही आती हर सावन घर से, पूरी तरह बनते नहीं क्यों धागे राखी के। वाह, क्या सुंदर बात। सुंदर सुंदर सुंदर। आती तिथि न लगता पर त्योहार सा है, यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। सुंदर सुंदर। और आगे है, धन्यवाद। आगे है, बारिश के बूंदों में हल्की सिहरन नहीं, बारिश के बूंदों में हल्की सिहरन नहीं, सर्दियों के धूप में वो भीनी गर्मी नहीं। मौसम तो बदलते रहते यहाँ भी, पर फिजाएं छू लें ख्वाहिश या फुर्सत नहीं। हवाओं में एक रूखापन हर बार सा है, यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। बहुत सुंदर। और रिश्तों की बातें करें तो इन कांधों पे अब उन यारों का हाथ नहीं, इन कांधों पे अब उन यारों का हाथ नहीं, जब दिल मांगे भाई बहनों का साथ नहीं। बातें होती अक्सर स्काइप व्हाट्सएप पर जाने क्यों उन बातों में वो बात नहीं। बहुत बढ़िया। अपनों का फासला बढ़ता लगातार सा है, अपनों का फासला बढ़ता लगातार सा है, यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है। बढ़िया है, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और आखिरी पंक्तियां हैं, भावनाएं हैं जटिल, भावनाएं हैं जटिल, प्रवासी किसे कैसे समझाए, अवसर रोजी की तलाश में दूर निकल आए। दूर अपनी जमी का टुकड़ा नहीं फकत, वो गांव संग अपने ही दिल में हम बसा लाए। क्या कर्म भूमि में रह जन्मभूमि से
बड़ा दुलार सा है, कर्मभूमि मेरा जन्मभूमि से बड़ा दुलार सा है, यहाँ दिल भी ये कुछ बेकरार सा है, बेकरार सा है। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया संदीप भाई, बहुत बहुत सुंदर, प्रवासी की व्यथा आपने बता दी। बहुत सुंदर। हाँ बिल्कुल, मैं यही सोच रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि देखिए संदीप आए हैं 2012 में कनाडा, और यहाँ पर बहुत से प्रवासी लोग जो हैं 1960 से, और इतिहास तो बड़ा है, मैं जो साहित्यकार लोग हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि 60 से 70 से बहुत से साहित्यकार यहाँ पर आए और उन लोगों ने भी उसी प्रकार की भावनाएं लिखी। जो भारत से हम दूर रहने पर, अपने घर परिवार से दूर रहने पर जिस भाव को हम महसूस करते हैं वो हमेशा हर युग में उसी तरीके का रहता है। चाहे राजेंद्र जी आप सिंगापुर में बैठे हो, या रजनी जी अमेरिका में बैठी हो, या हम यहाँ पे कनाडा में, यहाँ तक कि कई बार जब दिल्ली में रहने वाला, या कहना चाहिए दिल्ली आ जाए बिहार से में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली आ जाए या बम्बई चला जाए तो उसको वहां पे भी अपने घर आंगन की याद आती है। जी। तो यानी कि वो जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो तो हमेशा रहती है। और खास तौर पे जैसे होता है ना कि घर से अगर कोई बच्चा चला गया हो तो त्योहार पर उस बच्चे की बहुत याद आती है, या कोई खास चीज घर में बनती है, पकती है, तो उस बच्चे की बहुत याद आती है। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी अपने कामों में लगे रहें जिंदगी भर, चाहे भागते दौड़ते, लेकिन कोई बात हो जाती है, कोई त्योहार आता है, कोई कठिनाई आती है, कोई खुशी की बात होती है, तो घर परिवार ज्यादा याद आता है। लेकिन एक अजीब सी बात है कि जब भी आलोचना के स्तर पर प्रवासी रचनाओं को देखा जाता है तो काफी चीजों को इसलिए खारिज कर देने की प्रवृत्ति रहती है कि इनमें तो देश के लिए नॉस्टैल्जिया है। मुझे ये बात मैं आप लोगों से करते हुए, क्योंकि हमारे इस मंच पर 4 प्रवासी कवि भी हैं, तो इसलिए कई बार बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि जब भी कोई भी अपने घर से बाहर होता है तो घर की याद आना बहुत एक स्वाभाविक सी बात है। तो अगर कोई अपने घर की याद करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काम नहीं करता या उसे संघर्षों को अपने स्वर नहीं दिए हैं, लेकिन प्रायः ऐसा कहा जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि संदीप जी ने ऐसी कविता पढ़ी इस मंच से कि बूंदों में वो सिहरन नहीं, क्योंकि उस भाव को आप उस स्तर पर ही जाकर समझ सकते हैं जब आप घर से बाहर होते हैं, और इतनी जल्दी से आप घर नहीं जा सकते। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, हम बातचीत इस बारे में करेंगे। संदीप, आप अपनी कोई और कविता सुनाना चाहते हैं? दूसरी कविता, आपका स्वागत है, फिर हम बातचीत करते हैं। अच्छा, मैं एक संयोग की बात कहना चाहूंगा कि शायद पहली बार मुझे किसी पब्लिक मंच कह लें, उस पर शायद मेरे परिवार वाले मेरे घर से यानी रांची से जो है यहाँ पर सुन रहे हैं। अरे तो वाह, और ये कविता, उनको बहुत प्रणाम, हमारा बहुत प्रणाम उनको। ये प्रवासी वाली कविता ही उनके लिए थी। जी। एक और छोटी कविता आपके सामने रखना चाहूंगा। ये थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन पर है, अपने अपने विषय में विचार करने पर है। और ये कविता ऐसी है जिसमें कि एक व्यक्ति खुद को आईने में दिख रहा है और खुद से बातचीत कर रहा है, खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से शायद आप भी कहीं ना कहीं से थोड़ा जुड़ पाएंगे। शीर्षक है आईने में। तस्वीर दिखाई देती है, तस्वीर दिखाई देती है एक शख्स की घर आईने में। तस्वीर दिखाई देती है एक शख्स की घर आईने में। थोड़ा जाना सा लगता है कुछ पहले देखा आईने में। नजरें संजीदा लगती हैं, नजरें संजीदा लगती हैं, खामोश सा हरदम होता है। कुछ तो वो ढूंढता फिरता है जाने पर क्या आईने में। तन्हा लाचार सा लगता है, तन्हा लाचार सा लगता है, चुप्पी के शोर है सह लेता। तन्हा लाचार सा लगता है, चुप्पी के शोर है सह लेता। उसे अपनी बात सुनाने को कोई नहीं दूजा आईने में। रुक कर ही सही, रुक कर ही सही पर है देता जवाब वो मेरे मुस्काने का। रुक कर ही सही पर है देता जवाब वो मेरे मुस्काने का। मुस्कान में उसके एक शिकम है क्यों लगता आईने में। और आगे, करते थे सुना लोगों से, करते थे सुना लोगों से, दर्पण झूठ नहीं बोला करता। करते थे सुना लोगों से, दर्पण झूठ नहीं बोला करता। कोशिश की बात बढ़ाऊं मैं, वो चुपचाप रहा आईने में, वो चुपचाप रहा आईने में।
बहुत बढ़िया। बहुत शुरुआत में तो अक्सर उससे नजरें मिल जाया करती थीं। कोई बात चुभ गई है मेरी, है नजर चुराता आईने में। क्या बात। बहुत बढ़िया। आंखें बोझल थीं रात गए, निंदिया से कोसों दूर मगर ठिठक रहा मैं देख उसे, था अश्क छुपाता आईने आईने में। में। बहुत अच्छा। और अब सोचा कि बदल डालूं नाता ऐसे रंजीदा मेहमानों से, यह सोच मकान बदल डाले, पर था वही वहां आईने में। वाह वाह, अच्छा। ये और बढ़िया। धन्यवाद। और आखिरी पंक्ति, सोचा करता होगा शायद वो एक दफा तो मेरे बारे में, बेफजूल सा है ये शख्स, जो अक्सर झांका करता आईने में। बहुत बढ़िया। बढ़िया बहुत आत्म अच्छा। साक्षात्कार, वाह बहुत बढ़िया। विनोद पांडे जी लिख रहे हैं कि क्या बात है, भावपूर्ण अभिव्यक्ति संदीप जी। विनोद पांडे जी न्यूज़ 10 से भी कार्यक्रम करते हैं और बहुत अच्छे कवि हैं मंचों के। बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मंच यहाँ हमको सुन रहे हैं। संदीप जी, आत्म साक्षात्कार की भावनाएं भी चिरंतन है और वाकई में जमीन बदल डालने से चीजें नहीं बदला करती। व्यक्ति वही जब तक अपने भीतर को नहीं बदलता, और हम सब बदलने की प्रक्रिया में रहते हैं। बहुत बढ़िया। मैं पहले तो कुछ कविताएं हम सुनते हुए टिप्पणी करते हुए आगे चल रहे हैं और फिर बातचीत करते हुए हम लौटेंगे। तो लेकिन ये बदलने की जो प्रक्रिया है वो मनुष्य के भीतर बराबर चला भी करती है, कुछ ना कुछ अपने आप को बेहतर बनाने की प्रक्रिया। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमेशा वही की वही रह जाती हैं। वो आदिम संवेदनाएं और आदिम हिंसाएं भी वही की वही रह जाती हैं। मुझे अपनी एक छोटी सी कविता याद आ रही है जिससे मैं आवाज देना चाहूंगी अब अपनी अगली प्रसिद्ध लेखिका रश्मि भारद्वाज जी को। उनकी कविताओं को सुनने से पहले मैं जो अपनी पंक्तियां कह रही थी वो ये कि औरत किसी भी जमीन पर पली बड़ी हो, किसी भी जमीन पर पली बड़ी हो, किसी भी हवा में बड़ी हुई हो, लेकिन हमारी दुनिया का समाजशास्त्र कहता है कि औरत का कद आदमी के कद से हमेशा छोटा रहता है। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये संवेदनाएं जो हैं वो किसी भी जमीन पर हो, किसी भी जमीन पर हमारे संघर्ष हो, जीवन को जीने की और आपाधापी में अपने आत्म साक्षात्कार की बात हो, या त्योहार ना मना पाने की बात हो, या औरत की अपने संघर्ष हो, वो सब हर जमीन पर एक जैसे रहते हैं। उनके वही कि वातावरण शायद बदल जाए, आसपास की हवा में शायद ठंडक ज्यादा हो, कहीं कहीं गर्मी ज्यादा हो, अफ्रीका में तपता हुआ एक मौसम हो, या कनाडा का -30 डिग्री टेम्परेचर हो, लेकिन जो भुगतना है औरत का, संघर्ष जो है औरत का, या कामकाजी व्यक्ति का, मनुष्य का, वो बराबर से वही रहता है। मैं आवाज देना चाहती हूँ रश्मि भारद्वाज जी को, जिन्होंने आज हमारे इस मंच पर आना स्वीकार किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। आप बहुत बड़े बड़े मंचों से, बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित कवियों के साथ अपनी कविताएं पढ़ती हैं। आपकी रचनाओं के 2 संकलन कविताओं के आ चुके हैं, कई साझा संग्रहों में आपकी रचनाएं संकलित हैं, एक आलोचना की संपादित पुस्तक है, अनुवाद पे आपने काफी काम किया है, रस्किन बॉन्ड के आपने काफी काम किया है, उस पर लेखक हैं, संपादक हैं, अनुवादक हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हैं, अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा आपने प्राप्त करी है। साथ ही आपने ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार आपको मिला है, सम्मान मिला है, शिवना अंतरराष्ट्रीय कविता सम्मान मिला है आपको, सूरज प्रकाश मरवाह साहित्य रत्न सम्मान। साथ ही आप पश्यंती विमेंस कलेक्टिव, उसका आप संपादन करती हैं। मैराकी ऑनलाइन आपकी जो पत्रिका है अंग्रेजी की, उसमें भी आप लिखती हैं। दैनिक भास्कर में मासिक स्त्री विमर्श कॉलम लिखती हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका रचनात्मक लेखन जो है बराबर साथ साथ चलता रहा है।
ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि दोनों भाषाओं में एक ही प्रकार से सशक्त भाव से सोचना और उसको स्वर देना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और आपकी जो सोच है उसमें स्पष्टता है और संतुलन भी है। बहुत मीठे स्वर में बहुत सशक्त रचनाओं का पाठ करती हैं आप। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि पहले आप अपनी कविताएं सुनाएं और फिर हम बातचीत करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आपका स्वागत है। और आपकी बहुत सी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, तो मैं मुझे नहीं पता कि कौन सी रचना की मैं मांग करूं, कहूं कि आप ये सुनाएं और कुछ किसको छोड़ दूं, क्योंकि बहुत सी रचनाएं आपकी प्रसिद्ध हैं। तो आपके पर ही मैं छोड़ती हूँ कि जो आज आप इस मंच से सुनाना चाहें। आपका हार्दिक स्वागत। शुक्रिया शैलजा जी, बहुत उदार परिचय दिया आपने। मुझे बहुत खुशी है इस मंच से आकर, और विदेशी भूमि पे बसे हुए जो हमारे भारतीय कवि हैं उनको सुनना भी बहुत अच्छा लग रहा है। नए नए स्वर है सभी और इतनी विविधता। और आपने जो कहा कि विस्थापन और नॉस्टैल्जिया की जो बात की, उसी से बात शुरू करूंगी कि विस्थापन हम सब की कहीं ना कहीं कविताओं की आधार भूमि है, क्योंकि अपनी जड़ों से कटकर हम कहीं नई जगह पर आ जाते हैं। और खास करके स्त्रियों के लिए तो ये है ही कि वो एक जगह से उखाड़ कर नई जगह पर रोप दी जाती है, या कोई भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति जहाँ पैदा होता है वहां पे उसे रोजी रोटी तो मिलती नहीं। तो विस्थापन और स्मृतियां, ये दो हर किसी की कविता के मूल भाव होते हैं, और उसमें वर्तमान को पहचानने का संघर्ष। तो अगर इस आधार पर किसी की कविता का सही मूल्यांकन नहीं होता है तो ये हिंदी साहित्य की अक्षमता है। तो 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी थी, मेरी कविताओं का बहुत सारी कविताओं में आपको विस्थापन के स्वर मिलेंगे। वही 4 पंक्तियों से मैं शुरू करूंगी। कई बार यूं भी होता है, पांव थके हैं, मन शिथिल, चलो घर चले जाते हैं। वाह। लेकिन सड़कें हैं, बाजार हैं, इमारतें हैं, लोग हैं, घर तो कहीं नहीं है। यही बस 5 ही पंक्तियां थी। क्या बात है, बहुत सब बढ़िया। कुछ है लेकिन घर नहीं है। बहुत सुंदर। घर नहीं। एक आपने स्त्री पे बहुत अच्छी अभी 5 पंक्तियां पढ़ी थी शैलजा जी, कुछ इसी तरह के भाव से कि अभी आप लोग भारत के समाचारों को फॉलो कर रहे होंगे कि एनआरसी और ये सब नागरिकता का बहुत प्रश्न उठा था, और अक्सर स्त्रियों पर यह आरोप भी लगता है कि तुम लोग तो हर समय प्रेम और अपने ही दुख को गाती हो, और इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल है और उसमें तुम लोगों का स्वर कहाँ है। तो कुछ उसी भाव पर ये कविता लिखी गई थी, एक स्त्री की नागरिकता। कवि ने कहा, इतने विकट समय में भी तुम गीत गाती हो स्त्री। स्त्री सजल नैनों से मुस्कुराई, मेरा समय सुखद कब था कवि। मैंने हर भयंकर समय में उम्मीद बोई है, नफरतों के दौर में प्रेम गाया है। कवि ने कहा तुम मैं से आरंभ होकर मैं पर ही समाप्त हो जाती हो। स्त्री ने पूछा, कहाँ है उसका मैं। वह न इतिहास में सहेजा गया, न मिथकों में गढ़ा गया। धर्म और राजनीति ने मिलकर उसका सामूहिक वध किया। जब भी एक स्त्री ने मैं कहा, उसकी प्रतिध्वनि आई हम दुनिया की सभी औरतें, दुनिया के समस्त महायुद्ध हमारी देह पर लड़े गए। तुम अपना देश बचाते रहे, हम अपनी देह समेटे अपने हिस्से का देश तलाशते रहे। क्या बात है, क्या बात। इतना साम्य है एक स्त्री की देह और देश में। जमीन को बांध दो और देश बन जाता है। स्त्री को 4 दीवारी में बांध दो, उस पर एक घर बन जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने हिस्से की देह, घर, देश तलाशती मैं, दुनिया की सभी औरतें अब संवेद स्वर में संपूर्ण पृथ्वी की नागरिकता चाहती हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आप सबका। बहुत बढ़िया। मुझे इतने सारे यहाँ पे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। रश्मि जी, दिव्या माथुर जी कह रही हैं बहुत सुंदर। सरस दरबारी जी हैं हमारे साथ। कृष्णा वर्मा जी कह रही हैं सुंदर अभिव्यक्ति। नूतन पांडे जी ने कहा, विनोद
पांडे जी ने कहा, विजय विक्रांत जी, सबको ये बात, अभिनव शुक्ल जी को, सबको ये बात बहुत अच्छी लगी कि घर की तलाश और नागरिकता, विश्व की नागरिकता। बहुत सुंदर। आपकी दूसरी रचना का स्वागत है। स्थापन पे ही कुछ पढ़ूंगी। जी जी, स्वागत। एक ये लंबी कविता है, मैं इसका दूसरा हिस्सा पढ़ लूं? आप पूरा पढ़ सकते पूरा हैं। पढ़ लीजिए ना, पूरा पढ़ लीजिए। हम लोग सुनने के लिए बिल्कुल तैयार, उत्सुक बैठे, तत्पर है। शहर में एक उम्र। एक शहर में मेरी रिहाइश को 16वां साल लगा, पर यह उम्र का वह 16 नहीं जहां से एक दुनिया बननी शुरू होती। इस 16वें में एक शहर के हिस्से लिखे जा चुके हैं, मेरे जीवन के सबसे सुंदर साल, जिनके बारे में मैं अब तक निश्चित नहीं कि उनके बीत जाने का आनंद मनाऊं या उनके नष्ट हो जाने का दुख। सुंदर, बहुत सुंदर। शहर से पूछो कि यहीं आने को निकले थे हम, तो उसकी आंखों में भी वही उब और नींद दिखती है जो हमारी आंखों के इर्द गिर्द बनते जा रहे काले घेरे में जमा है। हमारी ताजा आंखों में तब एक नया शहर बसा था, हमारे नए उगे ख्वाबों की तरह जिंदा। अब कचरे के पहाड़ पर उगाए गए फूलों की गंध भी उसके सदियों से मृत शरीर की सड़ांध नहीं छुपा पाती। जो आप दिल्ली से होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ कचरे के पहाड़ पर किस तरह से फूल उगाने की कोशिश है। मैं यह भी निश्चित रूप से नहीं कह सकती यह शहर का शव है या हमारे सपनों का, जिसकी असह्य गंध के आदी हो चुके हैं हम। तय तो यह भी नहीं कि वाकई कुछ बदला है या कि बदला है बस हमारा एक दूसरे को देखने का नजरिया, एक शहर की उम्र में अपने 16 साल जोड़ देने के बाद। क्या बात है। शहर पर इल्जाम था उसकी रफ्तार में भागते पीछे छूट जाते हैं लोग, जबकि शहर नहीं भागता, भागते हैं लोग। अपनी स्मृतियों से, अपने आप से, अतीत से, वर्तमान से, प्रेम की चाह में प्रेम से दूर, एक अनिश्चित भविष्य की ओर। और यहाँ भविष्य है कि अपने पहले अक्षर के उच्चारण भर से बीत जाता है। वाह वाह, क्या बात। मैं 2 शहरों में खोजती हूँ एक बीत गई उम्र। एक ने मुझे नहीं सहेजा, दूसरे को मैंने नहीं अपनाया। क्या बात है। मैं दोनों की गुनाहगार रही, जबकि दोनों ही गुनाहगार थे अपनी नदियों, स्त्रियों और कवियों के, जिनकी भाषा से वे हमेशा अनजान रहे, जिनकी आंखों में कभी 8 पहर की नमी बसती थी, अब वे चौमासे भी सूखी रह जाती हैं। क्या बात है। और इतिहास दर्ज करता है कि उस साल, उस सदी, एक शहर फिर से उजड़ गया है। क्या बात है। ये कविता मैं आप लोगों को ही समर्पित करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी 2 शहरों में अपनी उम्र तलाशते हैं और दोनों ही उन्हें आपको नहीं अपनाते हैं। कुछ यही किस्सा रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ शरीर है वहाँ मन नहीं, जहाँ मन है वहाँ शरीर नहीं। ये एक द्वंद्व जो है। और बहुत सुंदर आपकी रचना, शहर और उम्र के बीच अपने को तलाशने और सही देख पाने की एक बात। और सबसे सुंदर बात आपने जो कही कि वो कूड़े के ढेर पर जो फूल उगाने के बाद भी एक तरीके की जो असह्य गंध रह जाती है, वो मृत शरीर है। शहर का उजड़ जाना, संवेदनाओं का उजड़ जाना, और चौमासे में भी नदी का सूखते जाना, ये कुछ ऐसे भयानक संकेत जहाँ पर ये बात बार बार याद दिलाई जानी जरूरी है कि कवियों, स्त्रियों और बच्चों की हंसी को और उनकी नमी को बचाए रखना बेहद जरूरी है। बहुत सुंदर कविता रश्मि जी। मैं भी आपसे बातचीत करती हूँ। आशा जी ने भी कहा, लिखा है, आशा बर्मन जी लिख रही हैं, लता पांडे जी, आराधना जी, राजीव कुमार जी, सब लोग बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप सबकी तारीफ कर रहे हैं। रीति मिश्रा जी हैं यहाँ पर, वो यहाँ पे जो हमारे काउंसलर जनरल रहे हैं, उनकी पत्नी, वो भी देख रही हैं दिल्ली से, भारत से।
रचनाएं पसंद कर रही हैं। और कानपुर हिंदी एकेडमी आपसे एक्चुअली ये रिक्वेस्ट कर रही है, निवेदन कर रही है रश्मि जी कि आप बाद में ईश्वर देह के ईश्वर हो जाने, स्त्री देह के ईश्वर हो जाने वाली कविता भी सुनाइएगा। तो मैं जरूर से लौटूंगी। मैं अनुरोध करूंगी छोटी बहन जैसी पूनम चंद्रा मनु, जो कि हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड की सक्रिय सदस्य हैं, उसके संचालन निदेशिका मंडल में संदीप और मनु दोनों ही हैं और तकनीक का काम संभालती हैं। वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में निष्णात हैं। अंग्रेजी में इन्होंने पढ़ाई करी है एमए की और उत्तराखंड से हैं और छोटी छोटी कविताएं भी लिखती हैं। जज्बात नाम से जिन्होंने, इनका संकलन 2012 में निकला था और उपन्यास इन्होंने 2017 में लिखा, वादों की परछाइयां। तो इनका कैनवास जो है लिखने का वो बहुत बड़ा है। जज्बात जैसी 4 पंक्तियों से और उपन्यास जैसी चीज तक की जाती है। जज्बात.मनु इनका एक वेबसाइट है और जज्बात.net अब YouTube चैनल पर ये अपनी कविताओं को दृश्य माध्यम से, ध्वनि माध्यम से हम लोगों के बीच रख रही हैं। छोटे छोटे से संवेदनाएं बहुत सुंदर चित्रों में। स्वागत करती हूँ मनु, आप आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। धन्यवाद शैलजा जी। आप सभी जो अपना कीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को नमस्कार। पहले माँ हिंदी को समर्पित कविता प्रस्तुत है। हिंदी जिसके कारण आज हम सब यहाँ बैठे हैं, जिसने हमें एक पहचान दी है। कविता का शीर्षक है माँ हिंदी तुम वो हो। तुम मात्र मेरी अभिव्यक्ति की आवाज नहीं हो। तुम मात्र मेरी अभिव्यक्ति की आवाज नहीं हो। तुम वो हो जिसे सुनने के बाद दुनिया मुझे पहचान जाती है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जिसे सुनने के बाद दुनिया मुझे पहचान जाती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये जान जाती है। तुम मात्र मेरी अभिव्यक्ति की आवाज नहीं हो। जब मैंने कागज पर अपनी भावना के रूप में लिखा तुम्हें, जब मैंने कागज पर अपनी भावना के रूप में लिखा तुम्हें, तुमने बढ़कर मुझे कवि की संज्ञा दे दी। क्या बात है। जब मैंने कागज पर अपनी भावना के रूप में लिखा तुम्हें, तुमने बढ़कर मुझे कवि की संज्ञा दे दी। तुम्हारे ही सांचे में ढलकर दिनकर और निराला की रचना हुई। क्या बात। बहुत बड़ी। तुम्हारे ही सांचे में ढलकर दिनकर और निराला की रचना हुई। साहित्य को साहित्य तुमने ही तो बनाया है। साहित्य को साहित्य तुमने ही तो बनाया है। तुम वो ही हो जो वीरों की दहाड़ बनकर सरहदों पर दुश्मन को दहलाती है। वाह। वो ही हो जो वीरों की दहाड़ बनकर सरहदों पर दुश्मनों को दहलाती है। तुम वो ही हो जो लोरी बनकर किसी बालक को मीठी नींद सुलाती है। क्या बात। बहुत सुंदर है। तुम वो ही हो जो लोरी बनकर किसी बालक को मीठी नींद सुलाती है। जब मन के भीतर कोई रचना बनकर टहलती हो तुम, क्या बात है। मन के भीतर कोई रचना बनकर टहलती हो तुम, मेरे चेहरे का नूर कुछ और ही होता है। क्या बात। बहुत सुंदर बात। बहुत जब मन के भीतर कोई रचना बनकर टहलती हो तुम, मेरे चेहरे का नूर कुछ और ही होता है। हिमालय के गर्भ से जन्मी हुई नदी को गंगा तुमने तो बनाया है। हिमालय गर्भ से जन्मी हुई नदी को गंगा तुमने ही तो बनाया है। ब्रह्मांड स्वर ओम जब तुम्हारी सूरत बनकर जिव्या पर हो। क्या बात। ब्रह्मांड स्वर ओम जब तुम्हारी सूरत बनकर जिव्या पर हो, देवता भी तभी प्रसन्न होते हैं। क्या बात। वाह वाह। ब्रह्मांड स्वर ओम जब तुम्हारी सूरत बनकर जिव्या पर हो, देवता भी तभी प्रसन्न होते हैं। माँ के मन से निकली हुई दुआ हो तुम। माँ के मन से निकली हुई दुआ हो तुम। पिता का दिया हुआ हर आशीर्वाद हो तुम। पुरातन दर्शन हो, युग परिवर्तन हो। पुरातन दर्शन हो, युग परिवर्तन हो। सूर्य को समर्पित मुनि तपस्वी योगी की अंजलि से निकलती धारा तुम ही तो हो। वाह। सूर्य को समर्पित मुनि तपस्वी योगी की अंजलि से निकलती धारा तुम ही तो हो। तुम्हें सादर प्रणाम माँ हिंदी। तुम मात्र मेरी अभिव्यक्ति की आवाज नहीं हो। तुम वो हो जिसे सुनने के बाद दुनिया मुझे पहचान जाती है।
मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये जान जाती है। क्या बात, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सशक्त और सुंदर। बहुत सुंदर, क्योंकि यही अस्तित्व की पहचान जो है आज के मनुष्य का बहुत बड़ा संकट है। और विदेश में हम अपनी पहचान, अपनी अस्मिता की जो खोज करते हैं वो हमारी भाषा के माध्यम से पता चलती है। तो बहुत सुंदर बात कही मनु आपने। और आपने दरअसल इस कविता में तुम जब रचना बनकर मेरे भीतर टहलती हो तो मेरे चेहरे का नूर कुछ और ही होता है कह के आपने रचना प्रक्रिया भी बता दी। ऋषि मुनियों और निराला की बात कहते साहित्य और संस्कृति में भी आपने एक उस आंगन में भी एक चक्कर लगाया ही आप। और अस्मिता की पहचान पर भी आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर हम हिंदी से दूर जाते हैं, और आजकल बहुत सारे मंचों से प्रवासी साहित्यकारों की बात हो रही है और हिंदी में हम में हिंदी, विदेशों में हिंदी, इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें आपने ये बहुत सुंदर बात कही कि जब मैं बोलती हूँ तो दुनिया मुझे पहचान जाती है कि मैं कहाँ से हूँ। बहुत सुंदर बात। जी। और आशा मोर जी और बहुत सब लोगों ने आपकी इस रचना का स्वागत किया है, विनोद पांडे जी आदि सभी ने। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि एक रचना और सुनाएं और फिर हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। समय का भी मैं देख रही हूँ। जी जी जरूर। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है पिता हो तुम। ये मेरे बहुत से दोस्तों ने पहले सुनी हुई है, लेकिन अब मैं यहाँ पहली बार सुना रही हूँ। पिता हो। स्वागत। गर्मी की दोपहर में जलकर जो साया दे वो दरख्त हो। गर्मी की दोपहर में जलकर जो साया दे वो दरख्त हो। बच्चों की किताबों में जो अपना बचपन ढूंढे वो उस्ताद हो तुम। पिता हो तुम। बच्चों की किताबों में जो अपना बचपन ढूंढे वो उस्ताद हो तुम। पिता हो तुम। दुनिया से लड़ने का, रगों में खून बनकर बहने का जज्बा तुम हो। दुनिया से लड़ने का, रगों में खून बनकर बहने का जज्बा तुम हो। अपने खिलौनों को हर वक्त तराशने के लिए, अपने खिलौनों को हर वक्त तराशने के लिए हाथों में गीली मिट्टी लिए रहता है वो कुम्हार तुम हो। वाह। पिता हो तुम। क्या बात। अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा जीने के लिए, अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा जीने के लिए खुद की नींद को जो बांध कर फेंक दे। अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा जीने के लिए खुद की नींद को जो बांध कर फेंक दे वो हौसला तुम हो। पिता हो तुम। पिता हो। खुद से भी ज्यादा ऊंचाई से देख पाए इस दुनिया को, खुद से भी ज्यादा ऊंचाई से देख पाए इस दुनिया को, इसलिए बच्चों को कांधों पर उठाए फिरते हो। क्या बात, क्या बात है। खुद से भी ज्यादा ऊंचाई से देख पाए इस दुनिया को, इसलिए बच्चों को कांधों पर उठाए फिरते हो। आने वाले कल की नींव रखने वाले कारिंदे हो तुम। पिता हो तुम। पिता हो। आखिर है घर जन्नत है तो उसका आसमां तुम हो। किसी खानदान की बुनियाद सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। गर्मी की दोपहर में जो जलकर साया दे वो दरख्त हो। बच्चों की किताबों में जो अपना बचपन ढूंढे वो उस्ताद हो तुम। पिता हो तुम। पिता हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कुछ हो गई। हाँ बिल्कुल, ये तो छोटी सी बिटिया के पिताजी ने कहा दिल को छू गई। और यहाँ सुमन कुमार घई जी भी कह रहे हैं कि पिता पर बहुत कम रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं। और मुझे रश्मि भारद्वाज जी की कविता याद आ रही है जो उन्होंने पिता पे लिखी है, लेकिन उसमें पिता का दूसरा रूप है क्योंकि वो पिता एक स्त्री का पति भी है। तो जब लड़की या बच्चा जब देखता है उस पिता को तो वो केवल पिता रूप में नहीं, उस स्त्री के पति रूप में भी देखता है। और वो एक अलग भाव की रचना है जो रश्मि जी ने लिखी थी। और काफी वो प्रसिद्ध हुई, उस पे आलोचनाएं भी हुई बहुत सी। रश्मि जी कुछ कहना चाहेंगी इस रचना पे और
बारे में? दरअसल पिता का एक रूप है भारतीय समाज में, और उससे अगर जरा सा भी हम टसमस करते हैं या पिता से सवाल करती हुई कोई बात आती है तो जाहिर सी है उस पर पत्थर पड़ने ही थे। तो उसे कविता पे मुझे बहुत ज्यादा मेरे ऊपर दोषारोपण भी हुआ, जबकि वो बस पिता से सवाल पूछती कविता है जी। कि हम पितृसत्ता की बात करते हैं और हमारे पिता अच्छे हैं, हमारे पिता बरगद हैं, देवता हैं, तो फिर आखिर किस सत्ता से हमें दिक्कत है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पिता जो है वो महात्मा हैं और जो दूसरों के पिताओं से समाज में दिक्कतें हैं या रूढ़ियां हैं या जंजीरें हैं। और जब वो पिता होता है तो वो पुत्री हो या पुत्र, वो बहुत उदार होता है, वो एक महामानव होता है, वो अपना बेस्ट देता है अपने बच्चे को। लेकिन जब वो पति हो जाता है तो वो स्वामी होता है किसी स्त्री का, तो जो उसका बर्ताव अपनी पत्नी के लिए होता है वो बच्चों के लिए नहीं होता। तो जब हम माँ के दुखों की बात करते हैं तो हम माँ पिता पर चुप्पी साध लेते हैं। जब माँ के दुखों की बात आएगी, माँ की समस्याओं की बात आएगी तो पिता से सवाल तो होंगे। तो वो कविता दरअसल पिता से सवाल ही करती है, और उसमें ऐसा नहीं है कि पिता को कुछ गलत कहा गया है। पिता के लिए उसमें प्रेम भी है, लेकिन पिता से जो सवाल है वो तो है ही। जी और जी मुझे लगता है कि ये सवाल पूछने का समय है अगर हमें अपनी माँ की दुखों पे बात करनी है। बस वही है, उस पिता का, ऐसे पिता का रूप है जो सिर्फ पिता नहीं है, वो पति भी है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सही बात है। मैंने इसलिए आपकी टिप्पणी और इस कविता की चर्चा इस समय यहाँ पर करी क्योंकि मनु की कविता में बहुत सुंदर भाव है कि तुम बच्चों को कांधों पे लिए फिरते हो। बहुत सुंदर रचना में इन्होंने बहुत सुंदर उपमानों के माध्यम से कि तुम घर का आसमान हो, लेकिन उसी आसमान में ये भी एक सनातन प्रश्न ही है कि पिता इतना महान है लेकिन क्यों वो एक जगह अपनी संवेदनाओं को इस प्रकार से, अपनी कोमलता को मिट्टी में गड़ता हुआ कुम्हार बना देता है, अपनी संवेदनाओं के माध्यम से वो कुम्हार बन जाता है, और दूसरी तरफ वही हिंसक होकर के कुछ तोड़ फोड़ मचाता है, घर को तोड़ता है। उस आसमान में उस तरीके का नहीं जैसे दुष्यंत कुमार कहते थे कि एक पत्थर फेंको और सुराख हो जाए, उस तरीके का नहीं, लेकिन अनेक सुराख दुखों के कर देता है वो। कि जो तो क्योंकि अगर माँ के दुख की बात कर रहे हैं तो माँ के दुख कहाँ से आ रहे हैं, स्त्री के दुख कहाँ से आ रहे हैं समाज में। मैं बातचीत आपसे ही करती हूँ यहाँ पर पहले प्रारंभ की। रश्मि जी, आपने बहुत से रचनाओं में, और अब आप स्त्री दैनिक भास्कर में आप मासिक स्त्री विमर्श पे भी रचनाएं लिखती हैं, कॉलम लिखती हैं अपनी, और रचनाओं में भी है वो चीज। तो जो स्त्री का संघर्ष है, आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ युगों से बात करते हुए, और हमारे साहित्य में भी महादेवी जी से शुरू करें और उनसे पहले भी शुरू करें, सुभद्रा कुमारी चौहान, और उन सब लोगों ने जो भी जिस प्रकार से बढ़ता चला आ रहा है, और आज के समय में आप या बहुत सारे लोग जो कविताएं लिखती हैं स्त्रियां, वो उनमें कहीं पे उस संघर्ष में कुछ कमी आई हो? क्योंकि समाज में तो परिवर्तन आया है, स्त्री ने अपना आर्थिक स्तर पर अपनी मुक्ति की घोषणा जय घोष कर दिया है, लेकिन परिवार के स्तर पर बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं बदली हैं। स्त्री अंततः चाहती क्या है, ये पूरा समाज प्रश्न करता है। आपके हिसाब से आपका इसका उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए, मेरी कविता भी थी रिक्त स्थान। बहुत कुछ बदला है, लेकिन स्त्रियों के लिए जितना आजादी का उद्घोष करती जा रही है, जितना ही ज्यादा वो आर्थिक रूप से सबल हो रही है और अपना स्पेस तलाश रही है, और मुझे लगता है उनके लिए मानसिक हिंसा समाज की बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि समाज उस स्तर से अभी एक आजाद स्त्री को या अपने शर्तों पर जीने वाली स्त्री को जीने के लिए, झेलने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि यह ढांचा तोड़ रही है स्त्री, ये सामाजिक संरचना में तोड़फोड़ कर रही है, ये घर तोड़ रही है, ये सब बदल देगी, परिवार तोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी स्त्री बस एक संरचना के अंदर ही अपनी मुक्ति की बात करती है, अपने स्पेस की बात करती है। जो वर्जीनिया वुल्फ ने अपने कोने की बात कही थी कि अपने कोने की मांग करती है जहां पर वो जी सके खुद को भी, क्योंकि वो माँ है, पत्नी है, वो तमाम रिश्तों में बंदी होने के बाद भी वो एक स्त्री है जो अपने लिए भी जीना चाहती है।
आप देखेंगे कि 40-45 क्रॉस करके ही कई स्त्रियां जो हैं वो बहुत डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं, उनको कई तरह की बीमारियों भी लग जाती हैं, क्योंकि वो पूरा जीवन एक घर को घर बनाने में होम कर देती हैं। और वही घर जब बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा क्या, उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब घर को स्त्री की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती है, तो वो स्त्री कहीं कोने में उपेक्षित पड़ी रह जाती है। पूरा जीवन ना उसने अपने लिए कुछ किया, ना अपने आप को गढ़ा, और जब उसे परिवार की सच में जरूरत हुई तो परिवार कहीं नहीं रहता है, रहता है लेकिन उस तरह से उस स्त्री के लिए संबल बन के खड़ा नहीं रहता। तो मुझे लगता है आज की स्त्री यही चाहती है कि उसे मनुष्य समझा जाए, और बराबरी में वो कभी भी ये नहीं चाहती कि वो पुरुष बन जाए या पुरुष से बराबरी करे। वो जो है वो अपनी पूर्णता में संतुष्ट है, वो स्त्री के शरीर में संतुष्ट है। उसे अपने अंदर कोई तोड़फोड़ नहीं चाहिए, ना उसे अपने गुणों को छोड़ना है, ना उसे पुरुष बन जाने की होड़ है। वो बस एक स्त्री और एक मनुष्य की तरह उसे भी जीने के उतने ही अधिकार हो, निर्णय लेने का अधिकार हो, जितना कि एक समाज में एक पुरुष को हो। मुझे लगता है स्त्री यही चाहती है। मैं तो ऐसी स्त्रियों को भी जानती हूँ जो आर्थिक रूप से आजाद होते हुए भी अपने पैसों को खुद खर्च करने के लिए आजाद नहीं है। उन्हें एक एक रुपए के लिए या तो अनुमति लेनी होती है, या फिर वो सारे पैसे उनके सीधे किसी एक अकाउंट में जाते हैं, जहां से वो थोड़े थोड़े वो सारे निर्णय, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि निर्णय जी की जी जी आजादी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो स्त्रियां निर्णय की आजादी चाहती हैं, खुद से एक मनुष्य के तौर पर जीना लेना चाहती हैं। और जो ये मानसिक हिंसा उनके ऊपर बढ़ गई है, शारीरिक हिंसा तो बढ़ी ही है। जितनी स्त्रियां आप बाहर निकल रही हैं भारत में, तो आप आए हाँ दिन आपको बिल्कुल पढ़ते बिल्कुल। होंगे कि कितनी जघन्य तरीके से उनके ऊपर जी शारीरिक जी हिंसाएं जी शुरू हो चुकी हैं। लड़कियां जितना ही आगे बढ़ रही हैं, जितना रातों में बाहर काम कर रही हैं कॉल सेंटर्स में या मीडिया में या कहीं भी, उतना ही उनके ऊपर अत्याचार बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है समाज अभी भी पूरी तरह से एक सबल स्त्री के लिए तैयार नहीं है। अभी बहुत लंबी लड़ाई है जो बाकी लड़नी है। है। जी। बहुत बहुत अच्छी बहुत तरह से सुंदर। आपने बात को समेटा। और ये ही सब कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। आशा मोर जी भी लिख रही हैं कि वो सिर्फ सम्मान चाहती है। और ये दरअसल ये पूरे युग की ही, जाने कितने युगों की ये मांग स्त्री की रही है, और उसमें संघर्ष में वो आगे बढ़ रही है। और समीर लाल समीर जी उड़नत स्त्री के रूप में लिख रहे हैं अनेक स्वरूप। और कई लोगों ने कमेंट किए। मैं मुड़ती हूँ रजनी भार्गव जी की ओर, न्यूयॉर्क में हिंदी पढ़ाती हैं। रजनी जी, आपको अमेरिका की बदलती हुई स्त्री के बारे में कुछ कहना है? यहाँ पर कोई टिप्पणी? रश्मि जी ने जो बात कही कि हम जो स्त्रियां जिस तरीके से सम्मान चाहती हैं समाज में, क्या वो हमें यहाँ पे मिल रहा होता है? मैं इसका उत्तर देना नहीं चाहती, मैं जानती हूँ इसका उत्तर, लेकिन मैं देना नहीं चाहती। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप क्या कहती हैं, आपको नई पीढ़ी में क्या दिखाई देता है? नहीं, मुझे जो स्त्री का, जैसे जो भारत में स्त्री है और जो यहाँ अमेरिका में स्त्री है, तो यहाँ पर हाँ निर्णय की बहुत आज़ादी है। और यहाँ पर जो अभी भारत जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, मुझे लगता है कि इसीलिए हम, क्योंकि एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, और बदलाव के दौर में ये वाली जो चीज़ है, द्वंद्व जो देखने को मिलता है, वो अभी बहुत समय तक रहेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि औरत को पूरी आज़ादी है अपना निर्णय लेने में और सब कुछ, पर यहाँ पर भी अपनी अलग समस्याएं हैं। तो यहाँ पर एक औरत का जो जीवन है पूर्णतः मतलब वो एक नौकरी कर सकती है, अपने खुद के निर्णय ले सकती है। जैसे मेरी बेटी है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप कर लेती है। और उसको मतलब इस उम्र में अब हमारी इतनी वो रहती नहीं है ज़रूरत। जबकि मैं जब भारत में थी और मैं अपने आप को उस समय से अगर देखती हूँ उसके अनुसार, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत निर्भर थी अपने माता पिता के ऊपर, और बहुत सारे निर्णय वो लेते थे मेरे लिए। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर बहुत अलग है। पर फिर भी औरतों की जो जिंदगी है, बच्चों को देखना, घर को देखना, बाहर को देखना, वो काम कहीं पर भी कम नहीं हुए हैं। और हर जगह मुझे ये वाली जो दुविधा है कि औरत अपने आप को एक बिल्कुल स्वतंत्र रूप में एक जो इकाई बनकर देखना चाहती है, उसके लिए अभी बहुत सारे संघर्ष बाकी हैं।
और उसके लिए छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हम घर से लेकर बाहर तक करते हैं, तो वो लड़ाई हर विश्व के हर कोने में अभी भी जारी है। बहुत बहुत सही कहा आपने कि बहुत सारी और पारिवारिक संरचनाओं में ये लड़ाई और अधिक होती है, और मुझे लगता है भारतीय मूल के एशियाई जो परिवार हैं उनमें हम संस्कृति की बात तो करते हैं, लेकिन ये सांस्कृतिक जिम्मेदारी है स्त्री की कि एक पूरी संस्कृति के विरुद्ध एक और इस संस्कृति जो घर में रचती है। तो राजेंद्र जी, आपको लगता है सिंगापुर में बहुत से नए इमिग्रेंट्स आए हैं, युवा इमिग्रेंट्स अभी हमें बहुत दिखाई देते हैं, वहां पे बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत से बहुत दूर नहीं है, हम लोग कह सकते हैं अमेरिका और कनाडा थोड़ा दूर और हो जाते हैं, हम इतनी जल्दी से घर वापस नहीं जा पाते जितनी जल्दी से आप लोग कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। क्या वहां पर दो संस्कृतियों की ये लड़ाई यहाँ की अपेक्षा, कुछ वेस्ट की अपेक्षा कुछ कम दिखाई देती है, या वहां पे भी आपको ये दो संस्कृतियों के बीच स्त्री का स्वरूप बदलता हुआ कुछ ऐसा दिखाई देता है, या क्या कुछ अलग बात है? हाँ शैलजा जी, नहीं, सिंगापुर क्योंकि भारत के बहुत करीब है और यहाँ की जो संस्कृति है वो जी हमारी संस्कृति की बहुत करीब है। जैसे यहाँ बौद्ध धर्म बहुत है, तो जो यहाँ पर टेम्पल्स बहुत है, तो यहाँ पर मैंने कभी, मेरी पत्नी ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हम कहीं अलग रहते हैं। हम कभी मजाक में बोलते हैं सिंगापुर इज द बेस्ट सिटी आउट ऑफ इंडिया, बेस्ट इंडियन सिटी आउट ऑफ इंडिया। जी तो जी वैसा वैसा लगता है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक असहजता बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखती। और क्योंकि अब स्तर, आर्थिक स्तर अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो अब मैं अपने पुरुष एंगल से देखूं तो मुझे लगता है स्त्रियों की स्थिति में मुझे यहाँ भेदभाव नहीं दिखता है। लेकिन मैं रश्मि जी और आपसे पूरी तरह से बिल्कुल सहमत हूँ कि पुरुष वर्ग बहुत जिम्मेदार है जो स्त्रियों की स्थिति है। मैं खुद अपने लेखन में, मेरे लेखन में 50 से 60% मैंने स्त्री के मुद्दों पर लिखता हूँ। मैं ये भी और कहना चाहती थी, आप स्त्री भाव की कविताएं नहीं, स्त्री बन करके जो परकिया प्रवेश, परकाया प्रवेश जिसे कहते हैं उसको, वो उस तरीके की परकाया परकिया नहीं, सॉरी, परकाया प्रवेश वाली कविताएं भी आपने लिखी हैं। तो बहुत बढ़िया है। तो वहां पे मतलब आपको लगता है कि वो उस प्रकार के बंधन कम है, लेकिन सांस्कृतिक एकता अधिक है सिंगापुर में, ऐसा दिखाई देता है आपको? बिल्कुल, मुझे तो ये दिखाई देता है कि यहाँ पर वो सांस्कृतिक टेंशन जो बोलते हैं वो नहीं है। आप बहुत सहज हैं अपनी मैं मंदिर, ये यहाँ पर भाषा हिंदी है, हिंदी सोसाइटी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप, मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं है। हो सकता है स्त्री को ऐसी चुनौतियां होती हूँ, बट जहाँ तक घर की बात है मुझे लगता है मेरी वाइफ भी सहमत होंगे कि उन्हें कोई यहाँ पर वैसी दिक्कत तो नहीं है। ये हम इसको एक अच्छी टिप्पणी मान के चलते हैं, एक पुरुष की टिप्पणी भी मान के चलते हैं, लेकिन एक ये भी बात मान के चलते हैं क्योंकि संस्कृतियों का भी प्रभाव विदेश में रहते हुए, जिस देश में आप रह रहे हैं उसका भी प्रभाव होता है। और जैसा कि रजनी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता तो यहाँ पर भी बहुत कुछ है अपने निर्णय लेने की, लेकिन पारिवारिक संरचना में जिम्मेदारी जो है वो औरत को बहुत थकाती है। मैं संदीप जी से बात करना चाहूंगी इस बारे में, उनके विचार भी जानना चाहूंगी, क्योंकि वो जानते हैं छोटे बच्चों के पिता, माता के रूप में उनकी पत्नी कामिनी, जो कि खुद बहुत सोसाइटी में, यहाँ की सोसाइटी में एक प्रतिष्ठित नाम है, क्योंकि वो यहाँ पे मिसेस कनाडा बनी और फिर उसके बाद मिसेस यूरोप भी बनी है वो। और उन्होंने बच्चों के, हाँ, छोटे बच्चों के साथ मिलकर, और वो बहुत अच्छी मतलब नौकरी भी करती हैं, पूरी जिम्मेदारी वाली नौकरी करती हैं पूरी, और उसके बाद 2 बच्चों को संभालना, और संदीप जी को सहयोग करती हैं क्योंकि ये भी बहुत अधिक सक्रिय हैं। संदीप, आपको क्या लगता है कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ पे पाश्चात्य देश में, विदेश में, यहाँ पे कुछ भिन्न दिखाई देती है जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें? कामिनी जी कैसे? मुझे पता है कि आप एक अच्छे पति हैं तो इसलिए इतने सारे काम वो कर पाती हैं। हम लोग कहते हैं सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री रहती है। मेरा मानना यह है कि एक सफल स्त्री के पीछे पूरा एक परिवार रहता है। मतलब एक व्यक्ति के हाँ कहने से काम नहीं चलता है वहां पे। स्त्री अपने आप में पूरा परिवार होती है, इसलिए एक पुरुष के साथ खड़ी होती है तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है, लेकिन स्त्री के साथ खड़े होने के लिए पूरे परिवार की आवश्यकता होती है। तो संदीप, आप क्या कहते हैं इस बारे में? शैलजा जी, काफी
काफी एक रोचक विषय है ये, और इस पर एक व्यक्तिगत जो प्रतिक्रिया होगी या व्यक्तिगत दृष्टिकोण होगा वो शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे और हमारे घर में परिवार में जैसा हमने देखा और जैसा हम करते आए हैं, वो एक थोड़ी सी दूसरी संरचना हो सकती है जिसे हमने जी स्थापित जी किया है। बिल्कुल। लेकिन हाँ जहाँ तक जैसे रश्मि जी और रजनी जी ने जो बातें कही सामूहिक दृष्टिकोण से, समाज के तौर पर हम कहाँ पर हैं इस यात्रा में, जी उसमें बहुत सच्चाई है। मैं उनकी बातों को पूरी तरह मानता हूँ। खास करके भारत से आते हुए हम लोग ये चीज़ को, इन चीज़ों से हम बिल्कुल भी हम नकार नहीं सकते कि अभी ये जो यात्रा है वो बहुत बहुत दूर जानी बाकी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस बारे में सकारात्मक हूँ। आप आज का ही उदाहरण देख लें, आज हम 6 यहाँ पर लोग इस कॉल में लाइव हैं यहाँ पर, तो उसमें से 4 स्त्रियाँ हैं, राइट? तो ये जो पुरुष शारीरिक तौर पर ज़्यादा सबल हो सकता है, ज़्यादा सशक्त हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल तौर पे देखा जाए, भावनात्मक तौर पर देखा जाए, तो उन चीज़ों में स्त्रियाँ शायद आगे हैं, कम कम से कम बराबर तो हैं ही। और ये जो यात्रा रही है समाज के कई सारे वर्गों की, और खास करके स्त्रियों की, तो वो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में कहीं न कहीं पिछले 50 सालों में या 100 सालों में एक बराबरी की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। उसमें कठिनाइयाँ थोड़ी आती हैं, लेकिन मैं सकारात्मक हूँ कि जैसे जो आर्थिक स्वतंत्रता वाली बात कही हमने, जो शिक्षा के बारे में बराबरी वाली बातें हैं, तो ये सारी चीज़ें उस समन्वय को लाने में, उस यात्रा को पूरा करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देंगी। थोड़ा और समय शायद लगे, मेरे ख्याल से 1-2 जनरेशन और लगे, लेकिन हमारी जो बच्चियाँ हैं वो हमारी माताओं से एक काफ़ी अलग परिवेश में रह रही हैं। उनके पास में एक अलग संबल है शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता का। तो मेरे हिसाब से आगे का जो दृश्य रहेगा, मैं उसपे काफ़ी आश्वस्त हूँ कि ये आपको और हमें काफ़ी प्रसन्न करेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल प्रसन्न करेगा। ये संघर्ष चल रहा है, चलते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम लोग आगे भी बिल्कुल यहाँ पे पहुंचेंगे ही, आगे जाएंगे ही, और एक समान समाज की संरचना हम लोग कर सकेंगे। मैं बातचीत को मोड़ती हूँ एक, क्योंकि समय बिल्कुल हुआ जा रहा है, लेकिन मुझे बहुत लालच है कि दूसरी कविता भी सुन ली ही जाए। तो मैं मनु से कहूंगी, अनुरोध करूंगी कि मैं उनके विचार वैसे जानती हूँ कि वो, उन्होंने कल ही बात वो कह रही थी कि एक दायरे में अगर स्वतंत्र हुआ जाता है तो ज्यादा हम बहुत सारी चीजों को पा सकते हैं। जी तो जी मैं मनु से ये कहूंगी कि आपकी बात तो मैंने पहुंचा दी लोगों तक, आप एक छोटा सा हमें जज्बात का एक टुकड़ा पहले दें, और फिर उसके बाद में जल्दी जल्दी आप लोगों से कहूंगी एक एक छोटी छोटी कविताएं एक एक और सुनाइए, ताकि हमारा ये कार्यक्रम जो रोचक है वो जी शैलजा जी, मैं जज्बात पेश कर रही हूँ। जी स्वागत है। हाँ, बारिश के ऊपर मैंने ये लिखा है, जो बारिश की जी जी बूंदें आपकी खिड़कियों पे पड़ जाती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। जी तो जब वो बूंदें पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि खत आ गया है किसी का। वाह, तो बारिश को बांधकर रोशनाई की जगह भर लिया था दवात में। बहुत खूबसूरत। बारिश को बांधकर रोशनाई की जगह भर लिया था दवात में, बस वही खत तुम्हारी खिड़की पर कोहरे से लिखा है मैंने। क्या क्या बात है, बस बहुत वही सुंदर खत चित्र। तुम्हारी खिड़की पर कोहरे से लिखा है मैंने, उसे धीरे से आफताब के सामने खोलकर बूंद बूंद पढ़ लेना। उसे धीरे से आफताब के सामने खोलकर बूंद बूंद पढ़ लेना। चलती हुई बूंदों को देखना, जुड़ते हुए सिरों को छूना, शाम की दस्तक पर जमते हुए लफ्जों को देखना। वाह, यकीन है मुझे वो कांच के शीशे इन बूंदों को संभाल लेंगे। यकीन है क्या मुझे बात है, कांच के शीशे इन बूंदों को संभाल लेंगे। बहुत अच्छा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये जो खत है स्त्री का, कोहरे से और बूंदों से लिखा हुआ, वो समाज में बड़ी गूंज के साथ पहुंचता है, गूंज के साथ वो चीज जाती है। मैं रश्मि जी से अब मैं जानती हूँ, मैं चाहती थी कि आप कुछ और जज्बात पढ़े मनु, लेकिन 10:20 हो रहा है, जी जी मतलब जी यहाँ जी, के बिल्कुल समय से। बिल्कुल। तो मैं बातचीत हमारी बहुत रोचक रही और लोगों को बहुत अच्छी लग रही है वो बातचीत, सामयिक जी मुद्दों की बात।
और हमने बिल्कुल सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से बातचीत करेंगे, लेकिन देखिए आत्मीय बातचीत का मतलब ही यही होता है। मैं रश्मि जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि एक कविता आप इस मंच से सुनाएं और मैं बाकी दोनों लोगों से भी। छोटी कविता मैं कोई तलाश रही हूँ, छोटी सी पढ़ूं। एक कविता है, बहुत छोटी है, ये रचना प्रक्रिया के बारे में है या कविता के बारे में है। आत्मा की रोशनाई। जो शब्द कागज पर नहीं लिखे जा सके, उन्हें मन में लिखा गया। वाह। वे किसी अज्ञात ईश्वर को समर्पित निशब्द प्रार्थनाएं थी, जिनमें समाहित थे हमारे सारे भय, संशय और अव्यक्त प्रेम। उनकी कोई लिपि या ध्वनियां नहीं थी, उन्हें आत्मा की रोशनाई से लिखा गया था। क्या बात, वाह क्या बात, वाह, वाह वाह, बहुत क्या सुंदर, बात, बहुत खूबसूरत। कोई लिपि बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत बढ़िया। रोशनाई की बात, आत्मा की रोशनाई से हम सिंगापुर चलते हैं। राजेंद्र जी, एक रचना का स्वागत है आपकी। क्योंकि आपने वो काया वाला जिक्र कर दिया था परकाया जी। जी, परकाया का, तो मैं ये जानता नहीं था, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्त्री की तरह बन के सोच सकूं। तो एक मैंने अभी भी एक रचना लिखी थी, बहुत छोटी सी, सुनाता हूँ आपको। मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा समुद्र जो पी सके घृणा की अथाह बाढ़। वाह। मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा बादल जो तृप्त कर सके तृष्णा का संचित दावानल। मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा हृदय जो उड़ेल सके चर अचर में अबंध प्रेम। वाह, बहुत सुंदर। मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा मन जो रिक्त कर सके मोह के अनवरत झंझावात। वाह, ऐसा चरण, मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा चरण जो पावन कर सके कल्पों से शापित अहिल्याओं को। वाह, बहुत सुंदर। और मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा कवि जो जीवंत कर सके चिरंतन पीढ़ियों के निष्प्राण स्वप्न। क्या बात है। मैं अब भी ढूंढ रही हूँ। जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्त्री की जो खोज है उसको आपने बहुत सुंदर स्वर दिया। उस चीज को समझा, उसके लिए आपका बहुत आभार, और उसको इतने सुंदर अभिव्यक्ति दी उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। संदीप जी, आपकी रश्मि जी के लिए दो सब रश्मि हाँ जी जरूर के जरूर लिए। जरूर, रश्मि बिल्कुल। जी को मैंने सुना, कई बार मैंने उनको सुना, और मैं इसी मंच पर इस बात का आभार देना चाहता हूँ कि ऐसी विभूतियों से मुझे बहुत संबल मिलता है कि मैं भी स्त्री की तरह बनकर थोड़ा बहुत लिख सकूं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात और बड़ी बात कि अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट तो है ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो जाए तो फिर रश्मि जी हम लोग के बिल्कुल कोई वही समानता तो चाहिए, तो उसके बाद जी। तो कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। जी जी, और प्रेम ही दोनों का मूल लक्ष्य है। मजे की बात ये है। स्वागत है संदीप जी। शैला जी, अभी जो अनायासी चर्चा निकल पड़ी महिलाओं हाँ का जो बिल्कुल बिल्कुल जी। स्थान है उसके विषय में, तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी कविता रखना चाहूंगा 2 मिनट की। एक पुरुष की तरफ से, समझ लीजिए अपने जीवन संगिनी के लिए, आशा आपको पसंद आएगी। पूछा था बीते शाम, धन्यवाद। पूछा था बीते शाम तुमने, पूछा था बीते शाम तुमने, दूर तुमसे खुद को मैं कैसा पाता हूँ। कुछ कहते जुबां रुक सी गई, क्या खुद ये सच मैं जानता हूँ। वैसे तो सहज सी लगती है, सच मानो तो एक पहेली है। वैसे तो सहज सी लगती है, सच मानो तो एक पहेली है। कारवां सजा तेरी यादों से, पर मन की डोली अकेली है। क्या न था मुझे मालूम न था, जब तक तुम मेरी राह न आए थे। कुछ पल में ऐसा क्या बदल गया, लगा कभी नहीं तुम पर आए थे। वाह, नशा सा था एक लम्हों में, लम्हे कुछ तो जादू कर जाते थे। तेरे पास तो घंटे थे कुछ पल, तुमसे दूर पल घंटे बन जाते थे। क्या बात। तेरे मुस्कान से जग ये रोशन था, बातें दिल को छू जाती थीं। कदमों की तेरी बस आहट से खुशियां पथ पर बिछ जाती थीं। इत्तेफाक न था, इनायत थी तेरी, तुम मेरे जीवन में आए थे। क्या हासिल होता इस जीवन का, तुम बिन तन्हाई के साए थे। अंधेरों में भटक जाते हम,
बस तेरे कदम जो राह न दिखाते, थक गया था कैसे तन्हा मन, मंजिल के दिए क्या दिख पाते। क्या कहूं कि बतला पाऊं मैं, क्या कहूं कि बतला पाऊं मैं, इस जीवन में तेरे क्या मायने हैं। कोई भी पल उठा देख लो तुम, यादों के बस तेरे आईने हैं। यादें क्या सच में घुल गई हैं यूं, यादें सच में घुल गई हैं यूं, कुछ याद नहीं सच कैसा था। माफ करना जवाब न दे पाया, सवाल ही ये कुछ ऐसा था। ऐसा था। पास तेरे यादों को बुनता था, पास तेरे यादों को बुनता था, दूर हूं तो उन्हें ही पहनता हूं। उस नशे का कैसे बयां करूं, जिसमें हर लम्हा रहता हूं, जिसमें क्या कभी बात, हूं। क्या बात है संदीप भाई, बहुत बढ़िया। बात वही है, प्रेम की बहुत सुंदर कविता, और बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्या माथुर जी, इंदिरा वर्मा जी और सब लोगों ने बहुत सबकी तारीफ करी है, और मुझे सरस जी कह रही हैं कि आप भी एक रचना सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, मैं कहने वाला था, मैं भी कहने वाला था। आपका संचालन भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा संचालन। मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत देर तक बात कर सकते हैं ऐसे, लेकिन हमारे समय की सीमा होती है, और सुनने वाले वैसे हमारे बहुत ही एक से बढ़कर एक, सभी लोग बहुत साहित्य प्रेमी और समानता प्रेमी कहना चाहिए, सभी हमारे भाई बंधु बैठे हैं। लेकिन अंत में आप लोगों से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप में से कोई कुछ टिप्पणी करना चाहे, कोई कुछ और बात कहना चाहे इस मंच के माध्यम से, तो आपका स्वागत है। रश्मि, आप कुछ कहना रजनी चाहती जी हैं? कुछ सुनाना चाहे तो सुना सकती है। हाँ, रजनी जी। मैं अब शैलजा को सुनना चाहूंगी। मैं शैलजा, भी मैं भी मैं भी उन्हें सुनना चाहूंगी। हाँ। मेजॉरिटी इज वोटिंग नाउ। जी, मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस मंच को आज समृद्ध किया। मैं कविता उसी बात पे ले जाती हूँ, ये कविता कि प्रेम हमारा लक्ष्य है। स्त्री जब अपने इंसान होने का हक मांगती है, तो वो वस्तुतः प्रेम मांगती है, सम्मान मांगती है। प्रेम जिसमें सम्मान हो, प्रेम जिसमें केवल देह ना हो, जिसमें मन भी हो, जिसमें आत्मा भी हो। तो और एक पुरुष भी वही चाहता है, लेकिन जाने क्यों अभिमान एक है उसका। मैं कहती हूँ कि उसके अभिमान का पेट बहुत, अहंकार का पेट बहुत बड़ा है, जिसके कारण वो जी। देख नहीं पाता कुछ भी आगे, उस पेट के आगे। तो कविता का शीर्षक है तुम टीसते हो मेरे भीतर, तुम टीसते हो मेरे भीतर, पोर पोर झंझनाता है। कोई किसी पर ऐसे भी होता है हावी कि सांस भी ना आए। मेरी हवा, मेरा पानी, मेरी आग, मेरा आकाश, सब गुजरता है तुमसे होकर पहले, कुछ भी नहीं रहता मेरा। क्या बात है। तुम मैं होकर आए, तभी क्या मुझे मिलेगा वह सब। तुम मैं होकर आए, तभी क्या मिलेगा वह सब। मैं झगड़ती हूँ तुमसे, अपनी हवा, पानी, आग, अपने आकाश के लिए। क्या बात है शैलजा जी। बहुत प्यारा। मैं झगड़ती हूँ तुमसे, अपनी हवा, पानी, आग, अपने आकाश के लिए। तुम खुद नहीं समझते कि क्या करते हो तुम। वाह वाह। क्यों सोचते हो चेतना की स्वतंत्रता का अर्थ एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाना है। बहुत अच्छी कविता। मैं क्यों सोचते हो चेतना की स्वतंत्रता का अर्थ एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाना है। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे साथ स्वतंत्र होना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। बहुत अच्छी कविता है बहुत शैलजा। प्यारा, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत- तुमसे नहीं, तुम्हारे साथ स्वतंत्र होना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरी पीर का वो धागा हो, जिसमें बिंध कर मेरी चेतना पीसती है मोती हो जाने को। बहुत क्योंकि तुम मेरी पीर का वो धागा हो, जिसमें बिंध कर मेरी चेतना पीसती है मोती हो जाने को। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत लोगों अच्छा को। बेहतरीन भाव, उसी अपने हिस्से की मिट्टी, पानी, आकाश की तो बात है। जी क्या जी, और क्या बिल्कुल है। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे मोती, आप जैसे मोती इस मंच पर ला सके, आप लोगों को सुना, रजनी भार्गव जी को सुना, रश्मि भारद्वाज जी आपको, पूनम चंद्रा मनु, संदीप कुमार, राजेंद्र, सूरज जी, आपके सूरज की रोशनी यहाँ पर बिखरी, बहुत अच्छा लगा। और फिर से हम बातचीत करेंगे। मन तो कभी भरता नहीं, और किसी ने ये कहा था कि अगर मन ना भरे तो उस समय पर बिछड़ना अच्छा होता है।
ताकि हम दोबारा मिलने की बात करें। बहुत जी। अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छी कविताएं। शुक्रिया शैलजा जी जोड़ने के लिए मंच से। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शैलजा जी शुक्रिया। और बहुत रिगार्डिंग बहुत गिल्ड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जो यहाँ पे हमारे फेसबुक मंच से लोग देख रहे हैं। सुनीता पाहुजा जी, नूतन जी, सरस दरबारी जी, लता गौतम जी, बहुत सारे लोग, और कानपुर हिंदी अकादमी, उन सबका बहुत बहुत आभार। और हमारी सहयोगी संस्थाओं अक्षरम का, वैश्विक हिंदी परिवार, कविताई, झिलमिल, सभी का, और वातायन, मैं भूल गई कहना, दिव्या माथुर जी की संस्था है, यूके से बहुत सशक्त संस्था है वातायन। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत सभी को बहुत आभार, धन्यवाद।